भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धुसरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महामृतं भारतं भारतं महाभारतं भारतम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो मैंने कविता लिखी है वो मैंने भारत के ऊपर लिखी है। और भारत बहुत ही विशाल देश है। हर चीज़ में आपको, भले आप ज्योग्राफी के मैप में या हिस्ट्री के मैप में देखें तो आपको लगेगा कि भारत तो अदर कंट्रियों से बहुत छोटा है, लेकिन आप जब वाकई इसकी गहराई में जाकर चीज़ों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत तो वाकई एक बहुत बड़ा विशाल देश है। भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था। आर्यव्रत का मतलब होता है जहाँ आर्यों का निवास हो। और मैं इसे और विस्तार दूँ, इस शब्द को और एक्सटेंशन दूँ तो मैं आर्य का मतलब होता है सूर्य। सूर्य यानी कि जहाँ जहाँ जो जगह यानी सूर्य से प्रकाशवान हो, जहाँ हमेशा सूर्य का प्रकाश हमेशा उपलब्ध रहता हो, उसे आर्य व्रत कहा गया है। सूर्य का मतलब कोई ये नहीं होता कि आकाश में अगर आप देखें तो कोई गोल कलर की चीज़ आपको चमकती हुई दिखाई दे तो यानी कि वो सूर्य हो गया। सूर्य का मतलब होता है जो कोई भी हर वो चीज़ जो दूसरों के जीवन को, भीतरी जीवन को और बाहरी जीवन के सभी प्रकाश को अंधकार को मिटा सके और प्रकाश दे सके, उसे सूर्य कहा गया है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनकी सूर्य से तुलना की गई है, जैसे कि राम, कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जी और गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए। इन सभी की तुलना सूर्य से की गई है क्योंकि इन्होंने सभी के जीवन को, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इन सभी लोगों ने लोगों के जीवन के भीतरी और बाहरी दोनों अंधकार को मिटाने का काम किया। इसीलिए इनकी तुलना सूर्य से की गई। तो भारत में ऐसे हज़ारों लाखों लोग हुए हैं, तो इसीलिए इसको आर्यव्रत भी कहा गया क्योंकि यहाँ सूर्य के जैसे लोग तेजस्वी और चमकदार और बहुत ही उन्नति लोग रहा करते थे। इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और ना ही कभी किसी के देश में जाके लूटपाट की, बल्कि जो भी बाहरी लोग जो भी हमारे देश में आए उनका खुलकर आवभगत की गई है हमारे भारत में। तो यही भारत की दयालुता, करुणा और संपूर्ण और परिपूर्ण होने की सबसे बड़ी मिसाल है, प्रमाण है कि भारत हर चीज़ में संपूर्ण था और संपन्न था। आध्यात्मिक मार्ग पर भी इसने बहुत अच्छी अपनी पकड़ और नींव रखी है। जैसे कि उदाहरण के लिए हिमालय आप ले सकते हैं। हिमालय की कहानियाँ प्राचीन काल से ही फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। हिमालय की भूमि ने कई लोगों के जीवन को, कई लोगों की चेतना को जगाने का बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी निभाता है और आगे भी निभाएगा। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने कविता लिखी है। शुरू करता हूँ। शुरू की पहले की 4 लाइनें बोलूँगा कि उठो ए वीर जवानों, उठो ए वीर जवानों, आज हर ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराना है। खोया हुआ भारत का इतिहास, खोया हुआ भारत का इतिहास एक बार फिर से पूरे विश्व को पढ़ाना है। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो दिया है महाभारतम। महाभारतम क्योंकि इसे सिर्फ भारत कहना मेरे ख्याल से अधूरा होगा, एक छोटा कर देना होगा। इसके आगे महा लगाना मुझे लगता है कंपलसरी, एक अनिवार्य होता है। क्योंकि वाकई जब मैंने भारत को इतना सिर्फ किताबों तक या टीवी तक जब मैंने देखा था तो मुझे लगता था कि भारत में कुछ ऐसा नहीं है जो देखने लायक हो। लेकिन जब मैं वाकई भारत को घूमा और
यहाँ की चीज़ों को देखा तब मुझे पता लगा कि वाकई भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोलियाँ, यहाँ के रहन सहन ही भारत की मजबूती और भारत की मतलब असल पहचान है, उसके विशेषता है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम महाभारतम दिया है, क्योंकि वो वाकई महाभारतम है। तो शुरू बोलूँगा, आओ आज हम सब एक हो जाएं, आओ आज हम सब एक हो जाएं, इस तिरंगे को हर ऊंचाइयों पर लहराएं। अब तेरा मेरा छोड़कर, अब तेरा मेरा छोड़कर हर घर तिरंगा को लहरा कर, अब तेरा मेरा छोड़कर हर घर तिरंगा को लहरा कर हम अपनी और देश की शान को बढ़ाएं। ज़रा याद करो उन वीरों की गाथा, ज़रा याद करो उन वीरों की गाथा, जिन्होंने बिना किसी भेद के इस तिरंगे के खातिर अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। इन तीन रंगों के तिरंगे को रंगने के लिए, इस तीन रंग के तिरंगे को रंगने के लिए ना जाने कितनों ने खून की नदियां बहाई। हर सभ्यता यहीं से उत्पत्ति हुई, हर सभ्यता की उत्पत्ति यहीं से हुई, मानव चेतना की उत्पत्ति यहीं से हुई। गीता रामायण भागवत जैसे विशाल महाकाव्य, गीता रामायण भागवत जैसे विशाल महाकाव्य भारत का सभी रूपों से सशक्त होने का प्रमाण है। बर्फ़ की चादर ओढ़ ध्यान में बैठा ये हिमालय, बर्फ़ की चादर ओढ़ ध्यान में बैठा ये हिमालय, मानव के उज्जवल चेतना को जगाने के लिए एक जीता जाता प्रमाण है ये। भारत की कृषि, भारत की कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। भारत की कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। भारत की मिट्टी भारतवासियों को सब कुछ देती है, भारत की मिट्टी भारत के वासियों को सब कुछ देती है। इसलिए ये भारत भारतवासियों के लिए भारत माता कहलाती है। आओ आज फिर से, आओ आज फिर से एक और बार गरजें, आओ आज फिर से एक और बार गरजें, डाले नए भारत, बना डाले नया भारत का इतिहास, बना डाले एक नया भारत का इतिहास। यहाँ की मिट्टी यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी यहाँ का पानी, यहाँ की जलवायु यहाँ की अनेक बोलियाँ और हर चीज़ के भिन्न भिन्न रूप, यही हैं भारत के संपूर्ण होने का राज। तो इतनी सी थी कविता और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि पावन है इस भारत माता की भूमि, पावन है इस भारत माता की भूमि, इसे अपने माथे से लगाकर अपने सोए हुए भाग्य को जगाएं। याद करो वो भारत का आर्यव्रत इतिहास, याद करो वो भारत का आर्यव्रत इतिहास, आज भारत को अखंड भारत बनाए। आओ आज भारत को अखंड भारत बनाए। तो इतनी सी थी ये कविता और आशा है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और आखिरी में जाते जाते मैं यही बात कहूँगा कि आप कुछ भी बन जाएं या आप कहीं भी चले जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपके शरीर से जो गंध आएगी वो वहीं की आएगी जहाँ आप पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से आप पले बड़े हुए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ये 3 दिन आप बिना साबुन या बिना कोई भी चीज़ बॉडी पे ना लगाएं, उसके बाद अपने शरीर के गंध को सूंघ कर देख लीजिए और जिस जगह पे आप पले बड़े हुए हैं उस जगह की मिट्टी को सूंघ कर देख लीजिए, आपको वही गंध महसूस होगी, वही गंध आएगी उसी मिट्टी में से भी और आपके शरीर में से भी। तो जब आपका शरीर अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता को नहीं छोड़ सकता, समर्पण भाव को नहीं छोड़ सकता, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं। तो यही समय है एक होने का, एक हों, एकजुट हों और भारत को फिर से एक आर्यव्रत बनाने की ओर दिशा में लेकर जाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।